चलिए एक प्रश्न बताता हूं, प्रश्न लिखो। एक कल की जो एक क्लास थी उसका एक प्रश्न जो व्याख्याता भर्ती परीक्षा में 2011 में पूछा गया है। लिखो प्रश्न फटाफट। इस प्रश्न को चुपचाप करेंगे सभी, उसके बाद में सबसे मैं पूछूंगा, हाथ खड़े करना। हाथ हर हाल में खड़े होने चाहिए, चाहे किसी ऑप्शन में हो। यदि किसी के नहीं हुए तो दोनों हाथ खड़े करवा दिए जाएंगे। लिखो प्रश्न। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू करना क्यों आवश्यक था? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू करना क्यों आवश्यक था? ऑप्शन ए लिखो, क्योंकि भारतीय संविधान की धारा 45, भारतीय संविधान की धारा 45 बालकों की शिक्षा के उद्देश्य को, बालकों की शिक्षा के उद्देश्य को पूरा नहीं करती। पूरा नहीं करती। ऑप्शन बी लिखो, बालकों की शिक्षा को, बालकों की शिक्षा को संविधान में मूल अधिकार बनाने के लिए, मूल अधिकार बनाने के लिए। ऑप्शन सी लिखो, बालकों को दिए गए, बालकों को दिए गए मूल अधिकार के अनुसार मूल अधिकार के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की संरचना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की संरचना उपलब्ध करवाने हेतु ऑप्शन डी लिखो, नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व राज्य को निर्देश दे सकते हैं, राज्य को निर्देश दे सकते हैं, बाध्य नहीं कर सकते, बाध्य नहीं कर सकते। अब ध्यान देना, कोई बोलना नहीं है किसी को। प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ो और उत्तर देने का प्रयास करो। ऑप्शन ए के पक्ष में कितने हाथ खड़े करना? ऑप्शन ए, पूरी क्लास में एक भी नहीं है। वेरी गुड। ऑप्शन बी के पक्ष में कितने हैं? ऑप्शन बी के पक्ष में 1 2 3 4 5 6 आए हाथ खड़े हुए हैं थोड़े थोड़े, 7 8 9 10 11 12। ठीक है। ऑप्शन सी, भारी संख्या में मतदान हुआ है। ऑप्शन डी के पक्ष में एक एक यूं हुआ है, वापस गया है, थोड़ा सा फिर हुआ है। अब की बार में 1 2। क्या आंसर होगा इसका? जैसे सबकी इच्छा वही आंसर। ऑप्शन क्या होगा? सी। अब देखिए इसमें क्या करते हैं हम, पढ़ते समय थोड़ा ध्यान नहीं देते। कभी भी ये नहीं होगा, इसमें ऑप्शन बी में लिखा हुआ है कि मूल अधिकार में सम्मिलित करने के लिए। यार सम्मिलित तो हमने कर लिया था 2002 में, कर लिया था ना। अब जो मूल अधिकार में सम्मिलित किया था उसमें लास्ट में हमने लिखा था कि इसको लागू करने के लिए एक्ट बनाएंगे।
तो मूल अधिकारों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के उपबंध करने के लिए एक्ट का निर्माण करना आवश्यक है ना, उसी के लिए है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। गुड, इसका मतलब तैयारी ठीक कर रहे हैं आप। चलिए आज पढ़ते हैं हम इस शिक्षा के अधिकार अधिनियम के बारे में। यह है क्या और क्या क्या धाराएं, कैसे कैसे, इसके अंदर हम सारी चर्चा करेंगे। लिखो, निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम। बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है क्या? ये देखते हैं इसको। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। अब समझो, लिखते समय ऐसे ही लिखना है, हमें जगह छोड़ छोड़ के लिखना है, बस उस चीज को ध्यान देना। जब मैं लिखाऊंगा तभी लिखना। इसमें दो तत्व हैं, एक तत्व क्या है? निशुल्क, और दूसरा तत्व क्या है? अनिवार्य। इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है। निशुल्क क्या है और अनिवार्य क्या है, इन दोनों का अर्थ जानते हैं। तो पहला तत्व है इसमें निशुल्क, और दूसरा तत्व इसमें क्या है? अनिवार्य। कोई बताएगा निशुल्क का मतलब क्या है? बिना किसी शुल्क के। वेरी गुड। और कोई बचा ही नहीं, अब यही आंसर है। ये बात ठीक नहीं है थोड़ी सी। आप में से मान लो, कोई भी मान लो, बचपन में मान लो मेरी इच्छा हो गई थी जब 7वीं क्लास में आया कि मुझे तो राजस्थान की इस सबसे बढ़िया स्कूल में पढ़ना है, और मैं 6वीं क्लास में हूँ, और 6वीं क्लास तक यानी कि मैं 12 साल का हूँ अभी, 12 साल यानी 14 साल तक के लिए सरकार ने यह कह रहा है कि सभी को निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। पैसे नहीं दूंगा मैं, तो क्या आपका एडमिशन वहां हो जाएगा? नहीं। तो क्या निःशुल्क का मतलब ये एकदम सही है? नहीं, एग्जैक्ट नहीं है ये। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत जबरदस्त आंसर दिया इन्होंने। निःशुल्क का मतलब यह है कि किसी भी प्रकार के ऐसे शुल्क के लिए, ऐसे किसी भी प्रकार के भुगतान के लिए बच्चा उत्तरदायी नहीं होगा जो उसे प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने से रोकता है। ऐसी कोई भी फीस, जैसे मान लो सब कहे कि यहां तो सरकारी विद्यालय है नहीं सर, मेरे गांव के आसपास कहीं सरकारी विद्यालय नहीं है, और यहां के सभी प्राइवेट स्कूल्स वाले इतने इतने फीस ले रहे हैं, मैं 10 किलोमीटर से दूर नहीं जा सकता क्योंकि वहां जाने पर मेरे पैसे लगते हैं। शुल्क की वजह से, फीस की वजह से, किसी भुगतान की वजह से मैं प्रारंभिक शिक्षा लेने में असफल हो रहा हूं, रुक रहा हूं, तो ये चीज गलत है। ये सरकार का दायित्व होगा, बच्चे का दायित्व नहीं होगा। तो उसके लिए सरकार फिर क्या करेगी? स्कूल खोलेगी 1 किलोमीटर के दायरे में, 2 किलोमीटर के दायरे में। यदि स्कूल 2 किलोमीटर के दायरे में नहीं है तो उस बच्चे को वहां से 3 किलोमीटर दूर स्कूल में जाने के लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस देगी, देती है ना। यह सरकार का दायित्व है। निःशुल्क का मतलब यह है, उसके किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लगना चाहिए, बात सही है। लेकिन यदि वो कैपेबल है तो भर के पढ़े अपना, लेकिन वो इस वजह से रुकना नहीं चाहिए। समझ गए इस बात को? लिखो इसमें, निःशुल्क के नीचे लिखो, वही ध्यान रखना, बीच वाली बात, गैप जो है प्रॉपर दे के रखना अपना। निःशुल्क के नीचे रखो, कोई बच्चा किसी भी प्रकार के, कोई बच्चा किसी भी प्रकार के, बच्चा की जगह बालक लिख लो, क्योंकि ये बालक शब्द इसके अंदर परिभाषा में है। हम सब जगह बालक का मतलब बालक और बालिकाएं दोनों है। ये देखो, ये पाठ्यपुस्तक का दोष है। एक पाठ्यपुस्तक का दोष आपके लगभग हमारे सभी जितने भी हम एक्ट वगैरह भी बनाते हैं उसमें भी ये दिक्कत है। जो जेंडर है वो मेल डोमिनेट होता है आपके भाषा के अंदर। जैसे आप पढ़ते हैं ना, शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, क्यों भाई शिक्षिका केंद्रित क्यों नहीं होगा? पाठ्यपुस्तकों में पढ़ते हैं, इसे बोलते हैं
पाठ्य पुस्तक की भाषा लिंग संवेदनशील नहीं है। आजकल हालांकि चेंजेस होने लगे हैं। अपने भारत की एक महिला थी जिसने यूएन में ये मुद्दा उठाया था कि आप महिलाओं को बराबर लाने की बात कर रहे हैं, एक साथ रखने की बात कर रहे हैं, पहले इस पूरे विश्व की भाषा तो चेंज कर लो। आप सब जगह बोलते हो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, क्यों वुमेन परफेक्ट नहीं हो सकती प्रैक्टिस से? आप कहते हो कि बैट्समैन, खिलाड़ी भी आती है, यदि वुमन आती है तो भी बैट्समैन बोलते हो, बैट्समैन आ रही है। आप कहते हो मैन ऑफ द मैच, अरे ये तो वुमन ऑफ द मैच है, मैन ऑफ द मैच क्या हुआ? तो आजकल इसमें चेंजेस हुए हैं। अभी आप देखोगे बेटर आएगा, उसमें लिखा था प्लेयर ऑफ द मैच लिखा आता है। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो यूनिवर्सल स्तर पे बदली है, लेकिन अभी भी हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनमें ये डोमिनेशन मेल का रह रहा है। अब ज़्यादा से ज़्यादा गणित में कहीं कहीं सीता गीता लिखा आ जाता है, सीता ने गीता को इतना दिया। बाकी सामान्यतः मेल डोमिनेशन रहता है, जिसको बदलने की ज़रूरत है। इस एक्ट में भी बालक ही लिखा हुआ है और बालक को परिभाषित कर रखा है 6 से 14 वर्ष की बालक और बालिकाएं, और आगे लिख दिया बालक का मतलब सब यही समझे। इससे अच्छा बालिका ही लिख देते, बालिका का मतलब ये समझे, ज़्यादा ठीक रहता। कोई बात नहीं, लिखो कोई बालक ऐसी शुल्क, क्या है, किसी भी प्रकार के, ठीक है, कोई बालक किसी भी प्रकार के, किसी भी प्रकार के ऐसे शुल्क या भुगतान का उत्तरदायी नहीं होगा जो उसे प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने से रोकता हो। निःशुल्क का मतलब यह है। समझ गए? यहां तक लिख लिया सभी ने? ओके। अब अनिवार्य का मतलब बताओ, देखें। परिस्थितियों की वजह से वंचित नहीं रहे। और कोई बात? परिस्थिति तो ये भी है, पैसे नहीं है, उसको तो हमने निःशुल्क में ले लिया। अनिवार्य का मतलब बताएगा कोई? चलो समझो इसको। 6 से 14 वर्ष का प्रत्येक बच्चा अनिवार्यत है, इसका मतलब यह है अनिवार्यत है, जरूरी है, कंपलसरी है सबके लिए। जहां भी 6 से 14 साल का बच्चा है उसको हर सूरत में स्कूल में प्रवेश दिलवाना है। 3 काम है इसमें। सबसे पहला क्या है? स्कूल में प्रवेश दिलवाना है। कोई सी भी कक्षा में दिलाओ, चाहिए आप आयु के अनुसार आप प्रवेश दिला सकते हैं। दूसरे नंबर पे प्रवेश दिलाने के बाद में उस बच्चे को उस स्कूल में रोकना है, ठहराव, उपस्थिति उसकी लगातार बनी रहे, और फिर उसकी वो प्रारंभिक शिक्षा क्या करनी है? पूरी करनी है। तो 3 काम इसके अंदर है। बच्चे को स्कूल में प्रवेश दिलाना, उसकी उपस्थिति या ठहराव को सुनिश्चित करना, तथा उसकी प्रारंभिक शिक्षा को पूरी करना। ये प्रारंभिक शिक्षा को पूरी करना वाला जो टर्म आई है ना, इसी वजह से शुरुआत में जब 2009 में ये आया था, उस समय ये कहा गया था कि बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक कहीं पे भी रोका नहीं जाएगा, यानी उसको पास करेंगे हम। ये आया था ना। अब ये अभी संशोधन हुआ है 2019 में, उसको हम आगे पढ़ेंगे क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, लेकिन उसके पीछे का मकसद यही अनिवार्य शब्द था। तो अनिवार्य शब्द में क्या क्या चीज आ गई? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे या बालक, 6 से 14 वर्ष तक के बालक का स्कूल में नामांकन, प्रवेश, नामांकन हो, उसकी स्कूल में उपस्थिति या ठहराव हो, और उसकी प्रारंभिक शिक्षा को पूरी करना।
प्रारंभिक शिक्षा को पूरी करना, और ये तीनों की दायित्व किसका है? अरे किसका दायित्व है? समुचित सरकार का। वेरी गुड, समुचित सरकार का दायित्व है। 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बालक को स्कूल में नामांकन करना। प्रत्येक और लिख लेना यहां पे, चाहिए एक भी नहीं छूटना चाहिए। प्रत्येक बालक का स्कूल में नामांकन करना, उसकी उपस्थिति तथा ठहराव को सुनिश्चित करना तथा उसकी प्रारंभिक शिक्षा को पूरी करने की जिम्मेदारी का दायित्व समुचित सरकार का है। यह अनिवार्य का मतलब हुआ। समझ गए इसको? तो निशुल्क और अनिवार्य, ये इतने गूढ़ अर्थ है इन दोनों के। निशुल्क का मतलब ये नहीं है कि पूर्णतया फ्री, और अनिवार्य के अंदर 3 तत्व आते हैं, एक तत्व नहीं है। एक तत्व क्या है? स्कूल में नामांकन। दूसरा तत्व क्या है? ठहराव। और तीसरा तत्व क्या है? प्रारंभिक शिक्षा पूरी करना। क्लियर है यहां तक? ओके, गुड। लिख लिया सभी ने? आगे बढ़े। ये बात शुरुआत में बताई गई कि हम जो ये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देंगे, इसका मूल मतलब क्या है। अब ये आरटी एक्ट 2009 आया, तो आया कैसे? लाया गया इसको। कोई भी अधिनियम जब संसद के द्वारा लाया जाता है तो संसद के 3 प्रमुख अंग है, अभिन्न अंग है संसद के 3। कौन कौन से हैं? सबसे पहला क्या है? राज्यसभा, ये उच्च सदन है जो कभी भंग नहीं होता। दूसरा क्या है? लोकसभा, इसे निम्न सदन कहा जाता है। और तीसरा क्या है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, ध्यान रखना, ठीक। अब इनमें से किसी भी एक सदन में सबसे पहले अधिनियम को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये प्रोसीजर है, कोई अधिनियम को पारित करवाना है। एक में इंट्रोड्यूस करने के बाद उसमें उस पारित होगा, पारित होने के बाद दूसरे सदन में जाएगा, वहां पारित होगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, वहां उसके हस्ताक्षर होंगे। जैसे ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए, उसी समय यह कहा जाता है कि यह अधिनियम अधिनियमित हो गया। तो आरटी 2009 के साथ क्या हुआ, ये देखिए। आरटी 2009 में राज्यसभा में सबसे पहले पारित किया गया। सबसे पहले पारित किस सभा में किया गया था? राज्यसभा में। और कब पारित किया गया था राज्यसभा में? 20 जुलाई 2009, ठीक है। राज्यसभा में यह पारित हो गया, उसके बाद में कहां जाएगा? और लोकसभा में पारित कब हुआ? 4 अगस्त 2009। बेसिक नॉलेज तो है आपको, गुड। लोकसभा में पारित होने के बाद बारी किसकी आएगी? राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर यह कब हुआ? 26 अगस्त 2009। सबसे इंपॉर्टेंट डेट है। ये 2 इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, एक ये राज्यसभा और दूसरा 26 अगस्त 2009। ये पूछे जाते हैं। सबसे पहले पारित कहां पे हुआ था? राज्यसभा में। कब हुआ? 20 जुलाई 2009 को। उसके बाद में कहां गया? लोकसभा में। कब हुआ? 4 अगस्त 2009। फिर राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षरित कब हुआ? 26 अगस्त 2009। गुड। हस्ताक्षरित होने के बाद में इसको गजट नोटिफिकेशन के द्वारा जारी किया जाता है सभी के लिए। तो भारत सरकार के गजट पत्र में यह प्रकाशित किया गया था अगले दिन, यानी कि कब किया गया प्रकाशित? 27 अगस्त को गजट में प्रकाशित किया गया। गजट प्रकाशन इसका हुआ। ओके, यहां तक नहीं है दिक्कत। अब ये लागू कब हुआ, ध्यान देना, समझो मेरी बात को। जनरली अधिनियम में लिखा हुआ आता है कि वो कब लागू होगा। अधिनियम की धारा 1 में 2-3 चीजें लिखी होती है कि ये अधिनियम का नाम क्या होगा, ये कब से लागू होगा, ये कहां कहां लागू होगा और ये कहां कहां लागू नहीं होगा, ये बातें लिखी होती है।
तो आरटी एक्ट 2009 के धारा 1 में ये बात लिखी हुई है कि ये अधिनियम जो लागू होगा उसके लिए अलग से गजट नोटिफिकेशन जारी होगा, और गजट नोटिफिकेशन में जो डेट होगी उस डेट के दिन से ये लागू होगा। यानी कि जिस दिन अधिनियमित होगा उस दिन से लागू नहीं होगा। तो पहली बात तो ये हो गई, 26 अगस्त 2009 से लागू नहीं हुआ है। तो इसके लिए अलग से एक नोटिफिकेशन आया जिसमें इसकी डेट आई, और ये डेट क्या रही? 1 अप्रैल 2010। गुड। अब यहां एक चीज समझना, ध्यान देना, छोटी छोटी बातें हैं। यहां पे शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है ना, और समवर्ती सूची इसीलिए राज्य ने इतना बड़ा इंटरफेयर किया है। राज्य ने आरटी एक्ट लेके आ गए, सॉरी केंद्र लेके आ गए, सभी राज्यों को बोला कि भाई अब इसको लागू करना है। राज्य अपने हिसाब से लागू करेगा, लेकिन करेगा उन्हीं प्रोविजंस के तहत जो केंद्र ने बताए हैं। 1 अप्रैल 2010 से ये लागू है। इसका मतलब यह है कि सभी राज्य जब तक अपने खुद के नियम नहीं बना ले तब तक आरटीई 2009 में जो बातें कही गई है उनके अनुसार काम करना प्रारंभ कर दे। आरटीई 2009 में बहुत से प्रोविजंस हैं, हम अभी पढ़ेंगे। लेकिन चूंकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, राज्य को अधिकार है वो उसके ऊपर अपने नियम बना सकती है, तो सभी को बोला गया आप सभी अपने अपने नियम बनाएं और अपने अपने राज्यों में स्थानीय आवश्यकता के अनुसार बने हुए नियमों के अनुसार आरटीई को लागू करें। और इसी के तहत राजस्थान के अंदर नियम बना था 2011 में, नियमावली 2011, जो हम आप आगे पढ़ेंगे। लेकिन जब तक वो नहीं बना तब तक ऐसा तो नहीं है कि लागू नहीं होगा। 1 अप्रैल 2010 से जो आरटीई 2009 के अंदर प्रोविजंस किए गए हैं वो तब तक लागू रहेंगे। समझ गए इस बात को? कोई दिक्कत यहां तक नहीं? ठीक है। इसको आप भाषा में लिखाने की जरूरत है क्या? इसको लिख लोगे? लिखो फटाफट। लिख लिया? देखो, 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में लागू है। राजस्थान में नियमावली लागू होगी, वो जो आप बता रहे हैं वो नियमावली लागू होगी। अब राजस्थान का आरटी एक्ट जो है वो उन नियमों के अनुसार चलेगा, तो राजस्थान की वो नियमावली 2011 से लागू है। और यही प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान के अंदर आरटी एक्ट की नियमावली, नियम पूछेंगे उसके अंदर, एक्ट नहीं पूछेंगे। एक्ट यदि लागू होगा वो 1 अप्रैल 2010 से। हाँ, सब जगह है, वो तो पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। पहले जम्मू कश्मीर का था, इसमें लिखा हुआ यही है कि जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगा। 370 हटने के बाद में सब कुछ सब जगह लागू है। गजट का प्रकाशन पूरे भारत में हो गया। गजट नोटिफिकेशन इसलिए निकालते हैं कि सभी को पता चले कि ये आ चुका है। गजट नोटिफिकेशन ये अलग है, ये गजट प्रकाशन है। गजट के अंदर ये जो चीज एक्ट बनाया था, इस एक्ट को इस दिन प्रकाशित किया है। इस डेट का कोई मतलब नहीं है, वैसे कोई औचित्य नहीं है। भारत के गजट, जैसे आज कोई न्यूज आई है, आज कोई घटना हुई है, अगले दिन के अखबार में आती है ना, तो 26 तारीख को ये यहाँ पे अधिनियमित हुआ, 27 तारीख को ये गजट में प्रकाशित हो गया, भारत सरकार के गजट में प्रकाशित होकर आ गया। लेकिन ये एक्ट है और इसमें ये बात लिखी थी इसी गजट प्रकाशन में। ये आप देखोगे ना, इसका मूल ऊपर यही लिखा था, गजट प्रकाशन। भारत इसको गजट के रूप में ही प्रकाशित किया जाता है। सबके लिए प्रकाशित हो गया, सब इसको देख सकते हैं।
लेकिन अब ये लागू कब से होगा, उसमें लिखा हुआ है कि इसके लिए अलग से गजट नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, वो बाद में निकाला गया आगे, और उसमें ये डेट दी गई कौन सी, 1 अप्रैल 2010। क्लियर है ना? चलो आगे लिखो, इसमें एक नोट डालो, लिखिए यह अधिनियम भारतीय गणराज्य के 60वें वर्ष का 35वां अधिनियम था। यह अधिनियम भारतीय गणराज्य के 60वें वर्ष का 35वां अधिनियम था। इसका मतलब समझा क्या कोई? लाइन पढ़ो एक बार फिर से, समझ आ रहा है कुछ? भाई पहला वर्ष भारतीय गणराज्य का कौन सा हुआ? 1950 पहला हुआ, 51 दूसरा हुआ, 1959 10वां हुआ। ऐसे आप कैलकुलेट करोगे तो 2009 कौन सा होगा? 60वां। अब 60वें गणराज्य में बहुत से अधिनियम आए थे। अगस्त में जाते जाते इस अधिनियम की संख्या कौन सी हो गई? 35वां। तो राष्ट्रपति से हस्ताक्षरित होने वाला अधिनियम संख्या कौन सा था? 35। समझ गए? चलिए आगे एक नए पैरा से डालो, आरटीई लिखो। आरटीई 2009 में, पैराग्राफ नया कर लेना, नया पॉइंट है ये। आरटीई 2009 के मूल अधिनियम में 7 अध्याय, 38 धाराएं, 38 धाराएं तथा एक अनुसूची थी। एक अनुसूची थी। मैं मूल अधिनियम की बात कर रहा हूं अभी। आरटी 2009 के मूल अधिनियम में 7 अध्याय, 38 धाराएं और एक अनुसूची थी। अब चूंकि कोई भी अधिनियम आए या कोई भी बात आए, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तो वर्तमान तक उसमें बहुत से संशोधन होने की संभावनाएं थी और हुए। 100 से अधिक संशोधन अब तक हो चुके हैं। तो समय के साथ उसमें परिवर्तन होना लाजमी है। 2009 के अधिनियम में भी निश्चित रूप से संशोधन हुए होंगे। तो 3 संशोधन अब तक 2009 के अधिनियम में हो चुके हैं। एक संशोधन हुआ था वर्ष 2012 में, एक हुआ था वर्ष 2017 में, और एक संशोधन अभी लेटेस्ट हुआ है 2019 में। कुल मिला के कितने संशोधन हुए हैं इसमें? 3। आगे लिखो, कालांतर में इस अधिनियम में निम्नलिखित 3 संशोधन हुए। निम्नलिखित 3 संशोधन हुए। अब लिखना मत एक बार, अब समझ लो, इधर याद करना है। अब याद भी करना जरूरी है ना। हाँ, तो ध्यान दो सामने। संशोधन कब कब हुए? एक संशोधन हुआ था वर्ष 2012 में। वर्ष 2012 में संशोधन क्या हुआ कि 6 धाराओं में संशोधन हुआ और एक धारा नई जोड़ी गई। 2 प्रकार की चीजें हुई। कुल मिलाकर 7 धाराएं इसके अंदर छेड़ी गई। 6 में संशोधन हुआ और एक नहीं जोड़ी गई। 6 में जो संशोधन हुआ वो धाराएं देखिए कौन कौन सी है। एक धारा है 1, ठीक है। दूसरी धारा कौन सी है? 2। तीसरी धारा कौन सी है? 3। कितना आराम से याद करने के लिए, कितना आसान है। भारत सरकार ने आपका ध्यान रखा था।
कि वो रीट और थर्ड ग्रेड का जो बच्चा है राजस्थान वाला, उसके आरटी एक्ट कोर्स में है, उसको आराम से याद होना चाहिए। तो 1, 2 और 3। अच्छा, उसके बाद में 3 धाराएं और है, 1 के आगे 2 लगा दो, कितना हो गया? 21। लगा दिया। अब 2 के आगे 2 लगा दें? लगा दें क्या? लगा दो। 2 के आगे 2 लगा दिया, कितने हो गए? 22। अब 3 के भी लगा दें? हाँ। इतना आराम थोड़ी, इतना आसान थोड़ी होता है। 3 के आगे 2 नहीं लगाएंगे, 2 और 3 को जोड़ दो, 5 बना दो, और 5 के आगे क्या लगा दो? 2। कितना हो गया? 25। तो संशोधन किन किन में हुआ है? 1, 2, 3, 21, 22, 25। हो जाएगा याद? अब धारा जोड़ी कौन सी गई? बताओ देखे, कौन सी धारा जोड़ी गई? अरे सिंपल सी बात है, 38 धाराएं पहले थी, नई धारा 39वीं होगी। तो जोड़ी कौन सी गई थी? 39वीं नई धारा इसके अंदर जोड़ी गई। वर्तमान में इसमें कुल कितनी धाराएं हैं? 39। ओके, ठीक। फिर आई बारी 2017 की। वर्ष 2017 में एक धारा में संशोधन हुआ, और वो कौन सी थी? धारा 23। यहां पे कुछ मिल रहा है क्या आपको साम्यता? 17 भी एक अभाज्य संख्या है, 23 भी एक अभाज्य संख्या। करना क्या होता है आपको, मैथमेटिकली या कैसे भी, हमें जब चीजें याद करनी है तो कुछ न कुछ आपस में कॉम्बिनेशंस, उनके बीच में कोई संबंध बनाने की खुद को कोशिश करनी चाहिए। ये चीजें याद करने योग्य है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 2017 में निम्नलिखित में से किस धारा में संशोधन किया गया? ऑप्शन आएगा 22, 23, 24, 25। आपके दिमाग में ये रहेगी सर ने वहां पे एक बात कही थी, अभाज्य संख्या। इनमें से अभाज्य संख्या एक ही है, वो कौन सी है? 23 है। तो याद, मतलब उस इस जो क्लास है ये आपको वहां पे याद आ जाएगी। और याद करने के लिए आपको खुद को भी ऐसे प्रयास करने चाहिए जहां भी ऐसी दिक्कतें आती है। तो 2017 में एकमात्र धारा में संशोधन हुआ, वो कौन सी है? 23। ध्यान तो बहुत रखा है सरकार ने आपका। हाँ, 2019 में क्या हुआ? 19 के अंदर ये जो धारा, ये जो 19 लिखा हुआ है, इसमें जो 9 है इसको पलट दिया, और क्या हो गया? 16। एक संशोधन कौन सा हो गया? 16 में 19 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 19 दूनी 38। एक संशोधन कौन सा हो गया? 38। बस 2 ही संशोधन है। कितना आसान है। तो बताओ देखें, कुल मिलाकर आरटी 2009 में कितने संशोधन हुए? 3। पहला संशोधन कब हुआ? 2012 में। कितने प्रकार के संशोधन हुए? 12 में 7। 7 में से 6 में संशोधन हुआ और एक नई धारा जोड़ी गई। संशोधन किस किस में हुआ? 1, 2, 3, 21, 22, 25। नई धारा कौन सी जोड़ी गई? 39। 2017 में एकमात्र संशोधन कौन सा है? 23। दोनों कौन सी संख्याएं हैं? अभाज्य। 2019 में 9 को पलट दिया, कौन सा आ गया? 16। 19 दूनी 38। याद रह जाएगा। तो वर्तमान में 7 अध्याय, 39 धाराएं और 1 अनुसूची है। लिख लो इसको। लिख लोगे ना अपने आप? बिना ऊपर नजर उठाए लिख रहे हैं सभी। अच्छी बात है, देखने की जरूरत नहीं है।
लिख लिया? बढ़े आगे? एक लाइन और लिख लेना नीचे कि वर्तमान में 7 अध्याय 39 धाराएं और एक अनुसूची है। अतः वर्तमान में 7 अध्याय 39 धाराएं तथा एक अनुसूची है। अब ये अध्याय जो है यहां से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। संशोधन को लेके फर्स्ट ग्रेड में ये पहले सिलेबस में पूरा था, आपके जो रीट में पूरा सिलेबस में नहीं था। रीट के अंदर तो विशेष रूप से एक अध्याय आपके पूरे सिलेबस में था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रश्न वहाँ से नहीं पूछते थे। फर्स्ट ग्रेड के जो मैनेजमेंट वाला भाग है उसमें आरटी एक्ट पूरा का पूरा सिलेबस में है और बहुत गहराई के और बहुत मज़ेदार प्रश्न पूछे गए हैं। तो उसमें संशोधन के प्रश्न पूछे गए हैं कि 2000 ये जो धारा 16 है उसमें संशोधन किस वर्ष किया गया, 2019 में कौन कौन से संशोधन किए गए, ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। अब अध्याय के संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। एक प्रश्न यहां से पक्का आता है, ये बेसिक पार्ट है इसका। यहां के प्रश्न तो किसी सूरत में गलत नहीं होने चाहिए। यदि आपका पेपर इजी बना, पेपर को बहुत ज़्यादा टफ नहीं बनाया, 5 में से 2 प्रश्न यहां से बनाने की संभावना है उसकी फिर। और ये प्रश्न अपने आप में इजी भी होंगे और टफ भी होंगे। यदि आपने सही से नहीं पढ़ा, सही से ध्यान नहीं दिया, टफ हो जाएंगे। यदि आपने कम से कम इनको अपनी मुट्ठी में कर लिया, ये प्रश्न कभी गलत नहीं होने चाहिए। तो 7 के 7 अध्याय आपको याद करने हैं। कर लोगे क्या याद? पक्का? चलो देखते हैं। पहला अध्याय, अध्याय 1, इधर लिखेंगे अध्याय हम। अध्याय 1 है, इसका नाम लिखा हुआ है इन्होंने प्रारंभिक। एक बना लो अपना पूरा, एक आप सारणी बना लो चाहिए ऐसे करके। अध्याय 1 क्या है, इसकी विषय वस्तु क्या है? विषय वस्तु और धाराएं। ध्यान रखना नीचे पूरा पेज लंबाई में जाएगा। प्रारंभिक नाम है और प्रारंभिक के लिए धारा है 1 व 2। कोई भी अधिनियम आए, कोई भी एक्ट हो चाहे, उसके अंदर एक प्रारंभिक अध्याय आता है और प्रारंभिक अध्याय में 2 धाराएं होती है। एक धारा 1, उस धारा के अंदर उस अधिनियम का संक्षिप्त नाम और वो अधिनियम कब लागू होगा, कहां कहां लागू होगा, उसके बारे में जिक्र किया होता है। ठीक है। उसके बाद में हमेशा धारा 2 में उस अधिनियम में जो जो शब्दावलियां यूज की गई है, जैसे सरकार यूज किया है, समुचित सरकार यूज किया है, विद्यालय यूज किया है, बालक यूज किया है, प्रारंभिक शिक्षा, ऐसे बहुत से शब्द हमने यूज किए हैं इस एक्ट में, उनकी परिभाषाएं दे रखी होती है। वो धारा कौन सी है? 2। तो प्रारंभिक में हमेशा 2 ही धाराएं होगी। कौन कौन सी? धारा 1 और धारा 2। दूसरा लिखो, क्या दिक्कत है? निशुल्क, अध्याय 2, निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, धारा 3 से लेकर 5 तक। समझा दूंगा मैं सबको एक साथ, पहले लिखते जाओ। निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, धारा 3 से 5। अध्याय 3, इसमें लिखो समुचित सरकार
स्थानीय प्राधिकारी तथा माता पिता के कर्तव्य। माता पिता के कर्तव्य। धारा 6 से लेकर 11। लिख लिया? अध्याय 4 शिक्षक तथा विद्यालय के उत्तरदायित्व। शिक्षक तथा विद्यालय का उत्तरदायित्व, यह सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबसे ज्यादा धाराएं इसमें। धारा 12 से 28। लिख लिया? कर दूं चेंज? 5वां अध्याय लिखो। प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम तथा उसको पूरा किया जाना। प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम तथा उसको पूरा किया जाना। दो ही धारा हैं, धारा 29 और 30। और 6वां लिखो, बालकों के अधिकारों का संरक्षण। बालकों के अधिकारों का संरक्षण। धारा 31 से 34। लिख लिया? अंतिम लिखो, प्रकीर्ण। प्रकीर्ण का मतलब है विविध, मिसलेनियस, हिंदी में यही नाम लिखा हुआ है, मिसलेनियस। 35 से कहां तक हो जाएगा? 39। याद हो जाएंगे क्या ये, या करें याद? करें? गुड। लिख लिया सभी ने? ओके, देखो अब देखो, समझना है हमें सिर्फ कि इनका क्रम ऐसे क्यों है। इस बात को समझ लिया तो अपना आप याद हो जाएंगे। देखिए, दो चीज ध्यान रखना, कोई भी एक्ट होगा उसका सबसे पहला अध्याय होगा प्रारंभिक, और अंतिम अध्याय इसका क्या है? मिसलेनियस या विविध। उनको याद करने की जरूरत नहीं है। पहला क्या हो गया? प्रारंभिक, और लास्ट का क्या हुआ? विविध, प्रकीर्ण, मिसलेनियस। ओके, प्रारंभिक में हमेशा मैंने बताया 2 धाराएं होगी, धारा 1 और 2। उसके बाद में अब सरकार ने यह तय किया है कि बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए, तो हमें पता होना चाहिए कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है क्या, होना चाहिए ना। जैसे अभी अभी हमने देखा था, तो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का जो अधिकार है वो है क्या, उसका जिक्र कहाँ मिलता है? धारा अध्याय 2 में। इसके लिए धारा कौन कौन सी है? 3 से 5। ओके, अब जो हमने तय कर दिया कि ये अधिकार होने चाहिए बच्चों के, निःशुल्क का मतलब ये है, अनिवार्य का मतलब ये है, तो वो उनको देना है। देने का कर्तव्य किसका है?
समुचित सरकार का। किसका है? स्थानीय प्राधिकारी का। किसका है? माता पिता का, है ना। तो समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी तथा माता पिता का कर्तव्य है कि वो उन बच्चों को, जिनकी हमने बात कही है, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा मिले, वो अधिकार उनको दिलाए। तो अध्याय 3 क्या हो गया? समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी तथा माता पिता के कर्तव्य। कहां से कहां है? 6 से 11। ठीक है। समुचित सरकार ने स्कूल खोल दी, स्थानीय प्राधिकारी ने स्कूल में संसाधनों की व्यवस्था करवा दी, माता पिता ने अपने बच्चों को स्कूल भेज दिया। इन तीनों ने अपने अपने कर्तव्य निभा लिए। अब जिम्मेदारी किसकी है? स्कूल की। अब जिम्मेदारी किसकी है? शिक्षक की, अध्यापक की। तो अध्याय 4 किसके बारे में बोलेगा? शिक्षक तथा विद्यालय का उत्तरदायित्व। और ये सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, इसलिए सबसे लंबा चलने वाला अध्याय है। कहां से कहां तक चलेगा? 12 से 28। ओके। अब इन्होंने अपना उत्तरदायित्व निभाया, तो निभाएंगे तो इनको 2 काम करने होंगे। क्या काम करने होंगे? 2। प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम तथा उसको पूरा करना। ये काम शिक्षक और अध्यापक करेंगे। बच्चों का पाठ्यक्रम पूरा होना चाहिए, पाठ्यक्रम करवा के उसको प्रारंभिक शिक्षा पूरी तरीके से प्राप्त करवानी है। तो अध्याय 5 किसका है? प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम तथा उसको पूरा किया जाना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, अब मान लो इस दौरान ये दिक्कत हो सकती है, बीच में बच्चे को कहीं ना कोई समस्या हो, उसको उसके अधिकार मिल नहीं रहे हैं, तो उसको अधिकार मिले, उसको सुनिश्चित करने के लिए हमें उनका संरक्षण करना पड़ेगा। तो अध्याय 6 क्या होगा? बालकों के अधिकारों का संरक्षण। क्लियर है यहाँ? और ये होने के बाद अंतिम क्या है? प्रकीर्ण या विभेद। अब ये 7 के 7 अध्याय याद हो जाएंगे। बताओ, सबसे पहला क्या है? प्रारंभिक। उसके बाद में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। फिर किसका कर्तव्य? समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता। कर्तव्य पूरा करने के बाद जिम्मेदारी किसकी? शिक्षक तथा शिक्षक विद्यालय की जिम्मेदारी होगी। तो क्या करेंगे? प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम तथा उसको पूरा करना। और फिर क्या होगा? बालकों के अधिकारों का संरक्षण। और अंत में क्या आएगा? प्रकीर्ण। गुड। अब इसमें धाराएं भी याद कर लेना, क्योंकि आपका ये आरटी जो है ये सही तरीके से आया है, पूरा आरटी आया है, तीनों चीजें दी हुई है, तो अगला कुछ भी पूछ सकता है। तो अध्याय 1 में धारा कौन कौन सी है? 1 और 2, वहां तक दिक्कत नहीं है हमें। 2 में 3 से 5, 6 से 11। अब 6 से 11 के बाद में 12 स्टार्ट होगा, 12 से 28। 12 से 28 वाला याद करना महत्वपूर्ण है। 4 का भाग 12 में भी जा रहा है, 4 का भाग मैथमेटिकली आप तो मैथ्स के हो क्या? मैथ्स तो है ही, कहीं ना कहीं जो कैलकुलेशन बनती है वो करो। इससे क्या होगा? आपका कंफ्यूजन नहीं होगा कि 13 से 29 था या 13 से 27 था या 26 था। आपके दिमाग में रहेगा कि अध्याय 4 था, स्टार्टिंग में भी भाग जा रहा है और अंत में भी भाग जा रहा है, इसका मतलब है तो ऐसा ही कुछ। तो 12 से 28 जब वो लिखा है वो ऐसे ही लिखेगा, 12 से 28, 11 से 27। तो वो आप उसमें पहचान पाएंगे, उसको पहचानना ही तो है हमें। मूल्यांकन में पढ़ेंगे हम, पहचानने वाले प्रश्न ही ज्यादातर प्रत्याभिज्ञान प्रकार के प्रश्न हैं। फिर हम आए बालकों के अधिकारों का संरक्षण, सॉरी प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम उसको पूरा करना। तो ये 2 में ही है, पाठ्यक्रम और उसको पूरा करना है, 29 और 30। फिर आता है बालकों के अधिकारों का संरक्षण। ये कहां से कहां है? 31 से 34। इसको याद रखने के लिए नीचे वाला भी याद कर लो। नीचे वाला क्या है? प्रकीर्ण। प्रकीर्ण कहां शुरू हो रहा है? 7 से। 7 का भाग किस में जा रहा है? 35 में, यहीं से शुरू होगा ये, 35 से 39। और 20 में बच गया कौन सा? 31 से 34। याद हो जाएंगे? पक्का हो जाएंगे? गुड। अब जो आज हमने पढ़ा है उसको पूरे को 1 मिनट में क्विक रिवाइज करते हैं कि क्या पढ़ा है और आपको कैसे याद करना है। बताओ, देखें फटाफट। हमने पढ़ा था निःशुल्क और अनिवार्य। निःशुल्क का तात्पर्य क्या था? कि कोई भी बच्चा किसी भी प्रकार की ऐसी शुल्क या भुगतान का उत्तरदायी नहीं होगा जो उसे प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने से रोके। अनिवार्य में कितने तत्व थे? 3। पहला, उस बच्चे को स्कूल में प्रवेश करवाना यानी कि नामांकन,
उसकी स्कूल में उपस्थिति यानी कि ठहराव, उसके बाद में प्रारंभिक शिक्षा को पूरी करना, और ये दायित्व किसका है? समुचित सरकार का। फिर हमने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को देखा। आरटी एक्ट आया कैसे? सबसे पहले कहां पे आया था? राज्यसभा में। कब आया? 20 जुलाई को। फिर लोकसभा में कब आया? 4 अगस्त को। हस्ताक्षर कब किए? 26 अगस्त को। गजट में कब आया? 27 अगस्त को। लागू कब से हुआ? 1 अप्रैल 2010 से। 60वें भारत के गणतंत्र जो गणराज्य के 60वें वर्ष का कौन सा अधिनियम था? 35वां। गुड। उसके बाद हमने देखा कि इसके मूल अधिनियम में कुल कितने अध्याय थे? 7। धाराएं कितनी? 38। अनुसूची कितनी? 1। संशोधन कितने हुए? 3। पहला संशोधन कब हुआ? 2012 के संशोधन में कुल कितने संशोधन? 7 संशोधनों में 6 में संशोधन और 1 नई धारा जोड़ी गई। संशोधन कौन कौन से? 1, 2, 3, 21, 22, 25। नई धारा कौन सी जोड़ी? 39। 2017 में संशोधन 23। दोनों क्या है? अभाज्य संख्याएं, 17 और 23। उसके बाद में संशोधन 19। 2019 में पहला संशोधन 16, 9 को उलट दिया। 19 दूनी 38। तो कुल मिला के अब कितनी धाराएं हो गई है? 39। उसके बाद हमने देखे इसके कुल कितने अध्याय हैं? 7। पहला अध्याय क्या है? प्रारंभिक, धारा 1 से 2। दूसरा अध्याय निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, धारा 3 से 5। तीसरा समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता का कर्तव्य, धारा 6 से 11। फिर शिक्षक तथा विद्यालय का उत्तरदायित्व, धारा 12 से 28। उसके बाद प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम पूरा करना, ये क्या है? धारा 29 और 30। फिर बालकों के अधिकारों का संरक्षण, धारा 31 से 34। और प्रकीर्ण का है धारा 35 से 39। वेरी गुड।